खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ इस देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ इस देश में दंगा रहने दो। और लाल हरे में मत बांटो हमको, लाल हरे में मत बांटो हमको, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो। किसी के घर में भी कोई घुस जाएगा और घुस करके ये अगर उसका कोई धार्मिक झंडा भी लगा है तो उसका धार्मिक झंडा हटा करके आप कोशिश ये करेंगे कि भगवा लहराते हुए आप भगवा लहराएंगे और उसके बाद ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र है। अगर कोई आपके घर में अगर घुसता है, कोई हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति घुसता है, क्या आप इंतजार करेंगे कि आपके घर के किसी व्यक्ति को बिल्कुल शॉट डेड कर दे वो? क्या उसके पास कोई वेपन नहीं था? क्या उसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था? क्या आप इंतजार करेंगे कि कोई जो व्यक्ति जो भीड़ जो आपके घर में घुस रही है तो क्या आप ट्वीट करने का इंतजार करेंगे? कोई ट्वीट मैं करूं कि मेरे घर में कोई घुस गया है, या पड़ोसियों को आवाज देने की कोशिश करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, आवाज देंगे, इधर उधर भागेंगे? आप करेंगे क्या उस हाल में? देखिए, संविधान तो हमें खुद की प्रोटेक्शन करने का भी अधिकार देता है, सेल्फ डिफेंस के अंदर हथियार उठाने का भी अधिकार देता है कि आप सेल्फ डिफेंस में अपने आप को अपना बचाव कर सकते हैं, ये हमें कानून अधिकार देता है। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ इस देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ इस देश में दंगा रहने दो। और लाल हरे में मत बांटो हमको, लाल हरे में मत बांटो हमको, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहराइच के अंदर माहौल बेहद खराब है, बहुत ही ज्यादा वहां के जो माहौल हमारे सामने जो हम सोशल मीडिया के जरिए हमें जो वीडियोस मिल रही हैं, जो विजुअल्स मिल रहे हैं और वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है, चिंताजनक है, सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं, ये आखिर ये जो हालात हैं ये क्यों बने, क्या किस तरीके से ये जो हालात जो हमारे सामने हैं पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से ये लगातार ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, कभी मॉब लिंचिंग, कभी हत्या, किसी की हत्या हो जाती है, किसी का रेप हो जाता है और लगातार हम देखते हैं कि किसी की तिरंगा यात्रा निकलती है या बड़ी बड़ी महापंचायतें होती हैं। और अभी बहराइच का जो मामला है, एक गोपाल मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है, इसको गोली लगी है और इसकी डेथ हो गई है। और ये गोपाल मिश्रा जो व्यक्ति है इसने क्या किया है, ये कृत्य हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस मौजूद हैं, जिस वीडियोस के अंदर ये नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये किसी की छत पर जाकर के एक झंडा है उसको उतारने की कोशिश करता है और बड़े ही उस तरीके से वो वहां पे छत पर जाकर के और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हम आज इतने मजबूत हैं, या हम ये जो सोच है, ये कट्टर सोच, ये नफरती सोच आज इसको इतना ज्यादा तूल मिल चुका है कि ये खड़ी होकर वहां पे छत पर खड़े होकर के और जिस तरीके से ये अब एक भगवा ये लहराता हुआ वहां पर गाड़ने की कोशिश करता है किसी की छत पर जाकर के, और एक भीड़ है जो भीड़ उसका समर्थन कर रही है, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो कोई अपशब्द कह रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर वो सभी तस्वीरें हमारे सामने मौजूद हैं। देखिए, आज लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो देश के अंदर जो 2014 से लगातार ये जो हालात, ये माहौल जो बन रहा है, जो हम सबके सामने है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, आज हालात इस यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि किसी धर्मगुरु के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए, किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बात कह दीजिए, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर जो हो रहा है इस देश के अंदर, आप कितनी एफआईआर करा लीजिए, कितनी कंप्लेन दर्ज करा लीजिए, लेकिन शासन और शायद से प्रशासन ने और सत्ता सरकार ने सोच लिया है कि एक तरफा कार्रवाई होगी इस देश के अंदर। एक देश और दो कानून इस देश के अंदर स्थापित हो चुका है। एक समुदाय के लिए अलग कानून रहेगा और दूसरे समुदाय के लिए अलग कानून रहेगा। और बहुत अफसोस होता है कि जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं कि कोई गोपाल मिश्रा जो अब हमारे बीच में नहीं है, जाहिर है आज क्यों नहीं है उसके जिम्मेदार कई लोग हैं, कई सवाल खड़े होते हैं कि गोपाल मिश्रा जो जिसको गोली मारी गई, क्यों मारी गई, किस लिए मारी गई। देखिए, अफसोस है ये जो पूरा ये सब जो हुआ है, इन सब ये बहुत अफसोसजनक है, चिंताजनक है कि ये हमें कहीं ना कहीं गोधरा और गुजरात कांड की याद दिलाता है, गुजरात दंगों की याद दिलाता है। और हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये हालात कैसे बन रहे हैं। 2014 से लगातार कौन कौन जिम्मेदार है, गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं मैं गोपाल मिश्रा को मानती हूं कि गोपाल मिश्रा खुद
जो आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद भी हैं। मैं ये मानती हूं कि वो कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेदार वो भीड़ है जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ये जो धार्मिक उन्माद, एक नफरत परोसने की कोशिश हो रही है लगातार, उस भीड़ को मैं जिम्मेदार मानती हूं। मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं उस भीड़ को संरक्षण देने वाले लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं आज मैं देख रही हूं कि तमाम सोशल मीडिया और तमाम जो चैनल्स हैं, देश के जो मीडिया चैनल है, उसको कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार मानती हूं। जिस तरीके से केरोसिन छिड़कने का काम इस देश का मीडिया कर रहा है, खास करके जो इस देश की जो पूंजी है, भाईचारा, अमन, चैन, एकजुटता, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जहर लोगों के दिमाग में हिंदू और मुसलमान करने की जो कोशिश हो रही है, तमाम जो गोदी मीडिया द्वारा जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार, इसको मैं मानती हूं कि वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एक भीड़ जिम्मेदार है। और मैं ये मानती हूं कि आज जिस तरीके से जो हालात देश के अंदर बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन है, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन इनको कई गोपाल मिश्रा जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है और जिनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, जिनको कोई सजा नहीं मिलती। देखिए, कहना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं, ये उस मानसिकता, उस विचारधारा, उस नफरती सोच के लोग हैं कि जिस तरीके से 2014 से लगातार कितने गोपाल मिश्रा बने, कितने ऐसे लोग बने, नरसिंहानंद जैसे लोग जो नफरत परोसने का, लोगों को उकसाने का, हिंदू और मुसलमान करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये इतने सारे जो ये तमाम जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज को सिर्फ और नफरत परोस रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा आज बहराइच को देख करके कहीं ना कहीं गोधरा और गुजरात दंगे याद आते हैं, नू हिंसा याद आती है और तमाम वो हिंसाएं, वो दंगे, वो सब याद आता है कि आखिर इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देश कहां जा रहा है। जाहिर है 2000 अगर हम 14 से लगातार अगर हम दंगों की बात करें, कभी गौरक्षक के नाम पर जो दंगा किया जा रहा है, जो दंगा लगातार करवाया जा रहा है, क्योंकि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ठीक चुनाव से पहले, महाराष्ट्र चुनाव से पहले जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर एक बुजुर्ग घर से आते हैं, टिफिन में वो क्या लेकर आते हैं, उसमें कुछ ऐसे लड़के मिलकर के उनको कितना पीटते हैं एक बुजुर्ग को। देखिए, आज इस देश की हालत ये हो गई है कि आप अपने घर में क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, रास्ते चलते हुए आपको डर लग रहा है, एक डर का माहौल है। अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से हमने देखा कि एक तस्वीर हरियाणा से आई कि एक व्यक्ति को पीट करके मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसको शक था कुछ लोगों को कि शायद इसके पास कोई ऐसे जानवर का जो गोश्त है जो कि किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आज ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इनको संरक्षण कौन दे रहा है, आखिर कौन, जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री कटेंगे तो बटेंगे की बात करता है, किसी सूबे का मुख्यमंत्री जब इस तरीके की भाषा बोलता है, तो जाहिर है आप वहां से लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से छूट दी गई है। लोग हाथों में हथियार लेकर के घरों से निकल रहे हैं, लगातार एक समुदाय को मारने और काटने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक पैटर्न तरीके से, जिस तरीके से पूरे देश भर में ये पैटर्न तरीके से ये किया गया है कि पहले आप घर से निकलिए, डीजे पर आप गंदे गंदे जो शब्द ऐसे गाने भरवाइए और फिर उसके बाद आप किसी के घर या किसी की मस्जिद के बाहर जाकर के इस तरीके के गाने अपशब्द चलाइए और उसके बाद आप प्रतिक्रिया आने की का इंतजार करिए, कोई प्रतिक्रिया आएगी, जय श्री राम के नारे लगाइए, बहन बेटियों को गालियां दीजिए और फिर उसके बाद आप इंतजार करेंगे कि कहीं कोई प्रतिक्रिया आएगी तो उस पर दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है। नरसिंहानंद हो चाहे गिरिराज महाराज जैसे गिरे हुए लोग हों, इस तरीके के लोग जो खास करके इस तरीके की बयान देकर के ये कोशिश करते हैं किस तरीके से दंगा भड़के और सबको टारगेट तरीके से ये जो संरक्षण मिल रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। और कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि अतीक अहमद को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, पुलिस सिक्योरिटी के अंदर जिस तरीके से मारा गया, फिर लगातार मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद जब हमने बाबा सिद्दीकी जी को देखा, हमने कि पूर्व मंत्री रहे, 3 बार के विधायक हैं, सिक्योरिटी जो है उनको मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। तो जाहिर है आज किस तरीके की नफरत देश के अंदर पनप रही है, किस सोच और विचारधारा, लगातार एक ही बात चल रही है कि मस्जिदों को गिराया जाएगा, मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाए जाए। ये कौन ये नफरत परोस रहा है? क्यों इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती? इनकी गिरफ्तारियां न करके
सिर्फ और सिर्फ इनको संरक्षण दिया जा रहा है। जाहिर है आपको पता है कि किसी भी तरीके से आप किसी को मार दें, काट दें, आप किसी का रेप कर दें, बलात्कार कर दें, या तो आपके हक में तिरंगा यात्रा निकलेगी या फिर आपके लिए कोई बड़ी बड़ी महापंचायत और रैलियां निकलेंगी। अभी हमने देखा कि नरसिंहानंद के खिलाफ कई एफआईआर हो गई, हजारों की तादाद में अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर एफआईआर हुई, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर क्या हुआ? गिरफ्तारी के नाम पर दासना के अंदर किस तरीके से बड़ी महापंचायतें बुलाई गई, एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आज ऐसा लगता है कि आज किसी के घर में भी कोई घुस जाएगा और घुस करके एक तिरंगा अगर उसके घर में लगा है तो उस तिरंगा हटा करके, और किसी भी तरीके का अगर उसका कोई धार्मिक झंडा भी लगा है तो उसका धार्मिक झंडा हटा करके आप कोशिश ये करेंगे कि भगवा लहराते हुए आप भगवा लहराएंगे, और उसके बाद ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र है और आप ये भगवा ही यहाँ पर लगेगा। मुसलमानों को कहीं ना कहीं वो अगर विरोध करता है या वो संवैधानिक तरीके से भी विरोध करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी, उसको जेलों के अंदर ठूसने की कोशिश की जाएगी। तो ये लगातार देश के अंदर हो रहा है, केरोसिन छिड़कने की कोशिश की जा रही है लगातार। आपने देखा कि गोधरा कांड जब हुआ था तो किस तरीके से कार सेवकों की लाशों को देश भर में घुमाया गया, गुजरात में घुमाया गया, और ये देखिए जिस तरीके से एक ईंधन की तरह उन लाशों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया, एक मोहरा बना करके इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं गोपाल मिश्रा जो कि बहराइच के अंदर जिसकी हत्या हुई, जिसको मारा गया, जाहिर है इसको हम क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, इसकी जांच होनी जरूरी है। जांच हो कि इसको किसने मारा, जो उस मकान में रहने वाला जो व्यक्ति था उसने मारा या किसी और ने मारा। क्योंकि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इसको आप हत्या कहें या नहीं कहें, मैं तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि इसको हत्या कहे जाना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किसने मारा, क्योंकि अभी तक वो वीडियो सामने नहीं आई है। वो वीडियो तो सामने आई है कि जिस तरीके से वो भगवा लहराने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से तमाम जो उसके समर्थन में लोग आए थे और जय श्री राम के नारे किसी के घर में घुस करके, देखिए मैं कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, अगर कोई आपके घर में अगर घुसता है, कोई हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति घुसता है, क्या आप इंतजार करेंगे कि आपके घर के किसी व्यक्ति को बिल्कुल शॉट डेड कर दे? वो क्या उसके पास कोई वेपन नहीं था? क्या उसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था? क्या आप इंतजार करेंगे कि कोई जो व्यक्ति, जो भीड़ जो आपके घर में घुस रही है, तो क्या आप ट्वीट करने का इंतजार करेंगे? कोई ट्वीट मैं करूं कि मेरे घर में कोई घुस गया है, या पड़ोसियों को आवाज देने की कोशिश करेंगे? आप क्या करने, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, आवाज देंगे, इधर उधर भागेंगे? आप करेंगे क्या उस हाल में? देखिए संविधान तो हमें खुद की प्रोटेक्शन करने का भी अधिकार देता है, सेल्फ डिफेंस के अंदर हथियार उठाने का भी अधिकार देता है कि आप सेल्फ डिफेंस में अपने आप को अपना बचाव कर सकते हैं, यह हमें कानून अधिकार देता है। लेकिन आज जिस तरीके से एक भीड़ आपके घर में घुस जाए और घुस करके भगवा लहराए या किसी को मार दे, नासिर और जुनैद की हत्या हुई हरियाणा के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से जिस तरीके की हत्या होती है, एक शोभा यात्रा के नाम पर जिस तरीके से हथियारों से लैस होकर के जब कोई शोभा यात्रा निकलती है तो क्या उसको शोभा यात्रा कहा जा सकता है? क्या इसको दंगा यात्रा नहीं कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं एक दंगा यात्रा में तब्दील हो जाती है? कि चाहे हम जहांगीरपुरी की हिंसा देखें या और तमाम जगहों पर जिस तरीके की शोभा यात्रा के नाम पर ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं और तमाम हथियारों से लैस होकर के, आप जहांगीरपुरी की बात करें या मैं नूह की बात करूं कि जिस तरीके से हरियाणा के नूह के अंदर जो हिंसा हुई, वो किस तरीके से हथियार सबके पास बाकायदा मौजूद थे। उन्होंने आह्वान किया था कि हम इस तरीके से उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, वीडियो डाली थी और ये कहा था कि हम जा रहे हैं और हम देखेंगे कि कौन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उस वीडियो के अंदर किया गया था। और जब भरी संसद के अंदर कोई साथी सांसद को जिस तरीके की भाषा बोलता है, कटवा, मुल्ला और तमाम आतंकवादी जैसे शब्द बोलता है, ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं, किस सोच के, किस गिरी हुई सोच, किस गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं? नहीं कहेंगे आप, कहीं ना कहीं उसको आतंकवादी की श्रेणी में आप जरूर लेकर आएंगे और जरूर उसको आतंकवादी कहेंगे। तो आज हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं और सभी लोगों से मैं यही अपील करती हूँ और यही